का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीटी और एग्ज़ाम पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे इस चैनल पर यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और साथ ही साथ करंट अफेयर्स, न्यूज़, कुछ बर्निंग टॉपिक्स की वीडियोज़ भी अवेलेबल कराई जाएंगी। नीट क्रैश कोर्स की भी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और बॉटनी CSIR की भी वीडियोज़ आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। आपको पता है ये सीरीज़ पॉलिटिकल साइंस नेट जेआरएफ की है, जिसमें हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट को डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है नवीन लोक प्रशासन। आज हम नवीन लोक प्रशासन को समझने की कोशिश करेंगे कि नवीन लोक प्रशासन क्या है, क्या ज़रूरत पड़ी लोक प्रशासन से इसको नवीन लोक प्रशासन में बदलने की। तो इससे पहले हमें कुछ उस सिचुएशन को समझना होगा जो लोक प्रशासन को नवीन लोक प्रशासन जैसे आंदोलन में परिवर्तित करता है, जो वाकई में लोक प्रशासन विषय के लिए सुदृढ़ता और उसके अस्तित्व को स्वर्णिम शिखर तक पहुंचाता है। अगर आपने इससे पहले के वीडियो देखे हैं मेरे, जिसमें मैंने बताया है लोक प्रशासन के विकास के चरण, तो उसमें जो तृतीय चरण मैंने बताया था, उसमें लोक प्रशासन विषय के लिए अस्तित्व का संकट चुनौतियों भरा काल था, जिसमें विभिन्न तरह की मुश्किलें लोक प्रशासन के लिए आ गई थी। और अगर आप देखेंगे उस समय की विश्व राजनीति में भी बहुत हलचल मची हुई थी, और ये सिर्फ लोक प्रशासन विषय के लिए नहीं था, बल्कि कई सारे नवीन विषयों के लिए, उस समय सामाजिक विषयों के लिए बहुत ही संकट या उथल पुथल का काल था। अगर हम 1960 के दशक की बात करें तो अमेरिका में विभिन्न तरह के संकट पनप रहे थे, और अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सामाजिक आर्थिक संकट, नई मांगें, नई चुनौतियाँ, आणविक शस्त्रों से उत्पन्न आतंक, गृह युद्ध, सामाजिक विभेद, और अमेरिका में तो वियतनाम युद्ध से भी बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न हुई। लोगों का सरकार के प्रति अब क्या संतोष समाप्त हो गया था, सब में विद्रोह की भावना आ गई थी, नागरिक अधिकार के आंदोलन भी पनपने लगे थे। तो ऐसे में सरकार के प्रति लोगों का जब विरोध बढ़ा तो लोक प्रशासन के जो विद्वान थे उनके लिए ये चुनौती और भी बढ़ गई। तो आज हम देखते हैं कि नवीन लोक प्रशासन को सही मायने में ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिन्होंने नवीन लोक प्रशासन के उदय में अपना योगदान दिया। तो जो सबसे पहली सीढ़ी थी नवीन लोक प्रशासन के विकास में, वो थी लोक सेवाओं के लिए उच्चतर शिक्षा पर हनी रिपोर्ट, जो कि 1967 में आई थी। इसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे थोड़ा ब्रॉड में। नेक्स्ट है लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार पर फिलाडेल्फिया सम्मेलन, जो कि 1967 में ही हुआ था। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट सम्मेलन है, जिसको आप कह सकते हैं नवीन लोक प्रशासन के पर्यायवाची के रूप में, वो है मिन्नोब्रुक सम्मेलन, जो कि 1968 में हुआ है। और कुछ ऐसे पुस्तक भी उस समय पुस्तकों का भी प्रकाशन हुआ जिन्होंने लोक प्रशासन के विद्वानों के लिए एक मोटिवेशन का काम किया। वो था फ्रैंक मैरिनी की बुक टुवर्ड्स अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, मिन्नोब्रुक पर्सपेक्टिव। और इसी क्रम में ड्वाइट वाल्डो की भी बुक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ टर्बुलेंस, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और नवीन लोक प्रशासन के क्षेत्र में इन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नवीन लोक प्रशासन की विशेषता क्या है, क्या रीजंस थे, उसे तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं कि इन्होंने आखिर ऐसा किया क्या, नवीन लोक प्रशासन में ऐसा था क्या जो वाकई में लोक प्रशासन के अस्तित्व को या लोक प्रशासन विषय को बहुत ही सुदृढ़ बनाया। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो ये था कि राजनीति प्रशासन विभाजन को इन्होंने पूर्णतः अस्वीकार कर दिया। ठीक, क्यों? क्योंकि आपको याद होगा लोक प्रशासन के विषय का जब प्रथम चरण चल रहा था, और उसमें गुडनाउ, विल्सन, इन लोगों ने क्या किया था, राजनीति और प्रशासन विभाजन को स्वीकार किया था, जिसका परिणाम पूरा उल्टा हुआ। तो अब इन विद्वानों को समझ में आ चुका था कि राजनीति और प्रशासन को कभी अलग नहीं किया जा सकता।
तो इसका जो दूसरा पॉइंट है एनपीए यानी कि नवीन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन को बहुमुखी स्वरूप देना चाहता था। इसकी मान्यता मानवीय दृष्टिकोण की समर्थक है। यानी अब इन्हें समझ में आ गया था कि प्रशासन यांत्रिक नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मनुष्यों के लिए है, मानवीय दृष्टिकोण ही होना चाहिए, मूल्यों से भरपूर होना चाहिए। तो ये कार्योन्मुखी ना होकर मानवोन्मुखी होना चाहिए। ये थोड़ा रॉन्ग हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह लोक प्रशासन में मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण को अस्वीकार करता है। ठीक है, मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण को अस्वीकार करता है, बल्कि मूल्य भारित और मूल्यों से परिपूर्ण प्रशासन का समर्थन करता है। यह ग्राहक केंद्रित प्रशासन पर जोर देता है। यह विकेंद्रीकरण एवं प्रत्यायोजन का समर्थक है। यह पशुपानी अवधारणा का विरोध करता है। बिल्कुल, यह प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण का समर्थन करता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, एकीकृत दृष्टिकोण का समर्थन करता है मतलब आप समझ रहे होंगे। ठीक है, यानी कार्यपालिका, नीति बनाना, नीति कार्यान्वयन करना, सभी क्या है, प्रशासन के भाग हैं। तो अब हम आते हैं हनी प्रतिवेदन पर। ठीक, यानी कि हनी रिपोर्ट, जो कि 1967 में आई थी, जिसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर जॉन सी हनी। ठीक, इस रिपोर्ट में क्या हुआ, लोक प्रशासन की वास्तविक स्थिति पर चर्चा की गई कि वाकई में क्या क्या कमी है, क्या क्या इसमें सुधार होना चाहिए। लोक प्रशासन के विभागों में भी पर्याप्त अपूर्णता बताई गई। लोक प्रशासन के विद्वानों और प्रशासकों के बीच पृथकता। इन लोगों ने बताया कि वाकई में लोक प्रशासन के विद्वान और जो प्रशासक हैं उनके बीच समन्वय और सहयोग नहीं है, जो कि ज़रूरी है। ठीक, यानी उनमें समन्वय और सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। इस पर भी चर्चा की गई। इस रिपोर्ट में लोक प्रशासन की प्रासंगिकता पर गहन परामर्श हुआ और कई सारे प्लानिंग बनाए गए, कई सारी युक्तियाँ प्रस्तुत की गई, जिसने नवीन लोक प्रशासन के लिए एक पहली सीढ़ी का काम किया। दूसरा आता है फिलाडेल्फिया सम्मेलन। ये भी 1967 में ही हुआ है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे जेम्स ए चार्ल्स वर्थ। ठीक है, इस सम्मेलन में स्पष्ट किया गया कि लोक प्रशासन का विषय क्षेत्र लचीला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्यों में प्रशासन के कार्यों में आशातीत वृद्धि हुई है। जिस तरीके से लोकतंत्र का स्वरूप बदल रहा है, राज्य के कार्यों में भी परिवर्तन हो रहा है। अब उनका स्वरूप कल्याणकारी राज्य का हो गया है और आगे भी उनके कार्यों में कई तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, उनके कार्यों में वृद्धि हो रही है। तो ऐसे में क्या बताया गया कि प्रशासन का क्षेत्र क्या होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, वो फिक्स्ड नहीं होना चाहिए, सिचुएशन के साथ बदलता होना चाहिए। दूसरा, लोक प्रशासन राजनीति से पृथक एवं स्वायत्त विषय है। तीसरा, नीति निर्माण एवं नीति क्रियान्वयन के बीच अंतर करना गलत है। यानी कि ये भी कहीं ना कहीं मान रहे हैं एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थक है, क्योंकि नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन के बीच अंतर करना गलत है। ठीक है, भावी प्रशासकों को समस्याओं के प्रबंधन के लिए स्कूलों में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। ठीक, अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मिन्नोब्रुक सम्मेलन, जो वाकई में नवीन लोक प्रशासन की नींव रखती है। इसके 3 सम्मेलन हो चुके हैं। पहला सम्मेलन 1968 में हुआ था। ठीक है, और अब हम पहले सम्मेलन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम दूसरे और तीसरे पर चलेंगे। तो जो पहला सम्मेलन था उसका दृष्टिकोण संकुचित था। संकुचित क्यों था? क्योंकि इस सम्मेलन में इस टाइम में लोक प्रशासन के अस्तित्व को लेकर के बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे। तो ऐसे में नए नए लोग इसमें जुड़े थे, यानी कि युवा सहभागी, युवा राजवैज्ञानिक इसमें काम कर रहे थे। तो उनका दृष्टिकोण संकुचित था, अपने विषय को लेकर के था, उनके अंदर एक आक्रोश था और सरकार की आलोचना भी ये क्या करते थे। इनके जो मुद्दे थे, मेन मुद्दा था वो था जिस पर इन्होंने चर्चा किया, प्रासंगिकता, सामाजिक परिवर्तन, समानता, मूल्य, जनता की सार्वजनिक समस्याओं का सफल प्रबंधन,
विकासात्मक ढांचे का प्रशासन आदि चीज़ों पर इन्होंने अपना मुद्दा, मेन मुद्दा इसको रखा। ठीक। और अब हम आते हैं दूसरे, एक चीज़ और, इसके अध्यक्ष ड्वाइट वॉल्डो थे। ठीक है, प्रथम मिन्नोब्रुक सम्मेलन की अध्यक्षता ड्वाइट वॉल्डो ने की थी। दूसरा द्वितीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन 1988 में होता है, जिसका दृष्टिकोण व्यापक, सहज, सौहार्दपूर्ण, सीमित सरकार वाला हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो द्वितीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन हुआ है वो ठीक पहले सम्मेलन के 20 वर्ष बाद हुआ है। ठीक है, और अब इस क्षेत्र में सिर्फ युवा वैज्ञानिक ही नहीं, युवा विद्वान ही नहीं, बल्कि विधि विज्ञानी, अर्थशास्त्री, नीति नियोजक, विश्लेषक शामिल हो गए थे। तो ये व्यापक हो गया, सहज हो गया। ठीक है, तो अभी व्यापक दृष्टिकोण का समर्थन करने लगे। इनके प्रमुख मुद्दे थे नीतियाँ, कानून, प्रबंधन, संविधान, अर्थव्यवस्था, निजी क्षेत्र, लोकतंत्र, प्रशासन की भूमिका। ठीक है, इन सब चीज़ों पर ये चर्चा किए। और यह सम्मेलन विश्वव्यापी आर्थिक सुधारों के दौरान आयोजित हुआ था। तो इनकी जो पृष्ठभूमि थी वो धैर्ययुक्त, परिपक्व, व्यवहारिक, व्यापक सोच वाली थी, है ना। इस युग में निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण के विचार सामने आ चुके थे, जो सीमित लेकिन प्रभावी भूमिका चाहते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं तृतीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन, जो कि 2008 में हुआ है। इसके ठीक वर्ष बाद इनका दृष्टिकोण परिपक्व, विमर्शात्मक था, यानी अब ये परिपक्व हो चुका था और इसमें नवीन मुद्दे आ गए थे, जैसे पर्यावरण, विषमता, स्थानीय सरकार की भूमिका। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई थी। तो ये नवीन लोक प्रशासन का सबसे इम्पॉर्टेंट सम्मेलन था। अब हम देखते हैं कि नवीन लोक प्रशासन पर कुछ विद्वानों की राय। तो रॉबर्ट टी गोलमबिस्की, जो नवीन लोक प्रशासन के संबंध में अपना विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यह प्रत्यक्षवाद, वैचारिकता विरोधी, प्रबंधन विरोधी, नौकरशाही, पद सोपान का विरोधी है। यह भावनात्मक एवं सृजनात्मक माना जाता है। और इन्होंने 4D, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 4D की संकल्पना दी। ये क्या है? विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन, प्रत्यायोजन, डेलीगेशन, लोकतंत्रीकरण, डेमोक्रेटाइजेशन, और विनौकरशाहीकरण यानी कि डीब्यूरोक्रेटाइजेशन। ठीक है, तो ये D4 की संकल्पना किसकी है? रॉबर्ट टी गोलमबिस्की की, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब जो दूसरे विद्वान हैं फ्रेडरिक्सन, जिन्होंने एनपीए के संबंध में कहा है कि एनपीए कम व्यापक लेकिन सार्वजनिक प्रशासन अर्थात निर्धारित क्षेत्र में आम जनता की समस्या के प्रबंधन में अत्यधिक उपयोगी है। मतलब इसका क्षेत्र बहुत व्यापक नहीं है, पर जितना भी है, जहाँ तक इसकी सीमा जाती है, वो आम जनता की समस्या में अपने काम को, अपने प्रबंधन को सही तरीके से करता है, जो ज़रूरी है। दूसरा, यह विवरणात्मक कम सुझावात्मक ज़्यादा है। इनके अनुसार यह मूल्य निरपेक्ष कम आदर्शवादी ज़्यादा है। यह संस्था द्वारा कम निर्देशित होता है, बल्कि आम जनता पर पड़ने वाले प्रभाव से ज़्यादा सरोकार रखता है। बिल्कुल सही, ये तो काफ़ी अच्छा कहा इन्होंने कि यह संस्था द्वारा कम निर्देशित होता है, बल्कि आम जनता पर पड़ने वाले प्रभाव से ज़्यादा सरोकार रखता है। लास्ट है फ्रैंक मैरिनी। इन्होंने क्या कहा कि इसका मुख्य विषय प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समानता, परिवर्तन, ग्राहक या उपभोक्ता संकेंद्रित व्यवस्था है। मैरिनी ने प्रशासन को आम समाज से जोड़ने का प्रयास किया। मैरिनी यानी कि उनकी जो बुक थी, जिसमें उन्होंने नवीन लोक प्रशासन की नींव रखी थी, ठीक है, उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। तो नवीन लोक प्रशासन की जो मेन मुख्य बातें हैं वो यही है कि ये मूल्य भारित हो गया,
प्रासंगिकता पर ध्यान देने लगा। ठीक है, कुछ चीज़ें और मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि इसके संबंध में इनके एक आलोचक भी हैं जिनका नाम है एलन कैम्पबेल। तो आई होप आप लोग को इस वीडियो से नवीन लोक प्रशासन को समझने में हेल्प मिली होगी। तो अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आया या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछिए, एज पॉसिबल मैं उसका आंसर आपको करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।